Hello students, welcome to the class here, and today our topic is depression in freezing point. So it is your another colligative property. So two of them already we have discussed. This is the third one. So what the meaning of freezing point? First now we may define here. So with the help of this graph, now it is your very easy to explain. So first now we have plotted a graph between vapor pressure and the temperature for the pure solvent. तो solvent मान लो हमारा एक रूम टेम्परेचर पे है एंड दैट इज सपोज इट इज योर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर. अब जैसे जैसे इसको कूल करते जाएंगे तो जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, राइट. तो ये वेपर प्रेशर यहाँ से ये कम होता गया, राइट. और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये सॉल्वेंट हमारा वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. तो ये जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट में है क्या एक्चुअल में, ये हमारा लिक्विड स्टेट है सॉल्वेंट का और ये है सॉलिड स्टेट सॉल्वेंट का. तो जिस टेम्परेचर में सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, सो उस टेम्परेचर को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. तो इसका मीनिंग थोड़ा सा फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जिस टेम्परेचर में किसी भी सॉल्वेंट का लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और उसी का सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाए, सो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड हियर द फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, सो दिस इज द योर, क्योंकि अब देखो इस पॉइंट में लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट की ये लाइन, तो दोनों का वेपर प्रेशर यहाँ पर सेम है. सो दिस टेम्परेचर इज, तो यहाँ पर अभी जैसे अभी हम बोल रहे थे कि यहाँ पर जो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर और ये जो सॉलिड का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर में इक्वल हो जाता है उसी को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं. अब जो लास्ट टाइम हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया था, थोड़ा सा हम दोनों में जो भी सिमिलरिटी या डिससिमिलरिटी जो भी है तो उसको भी यहीं पर हम अभी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो, एक्सटर्नल प्रेशर में भी एटमॉस्फेरिक और इट में नॉट, तो जब लिक्विड का वेपर प्रेशर, क्योंकि अब ये जो लिक्विड है यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर में है, तो रूम टेम्परेचर में इसका जो वेपर प्रेशर है इट इज़ योर कंपैरेटिवली वेरी लेस. तो इसलिए रूम टेम्परेचर में हो सकता है वो लिक्विड बॉयल ना करे. तो हमें इसका वेपर प्रेशर बढ़ाना है. कितना बढ़ाना है? जब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो हमें टेम्परेचर को राइज करना पड़ेगा, तभी उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा. तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, सो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट. ओके, और फ्रीजिंग पॉइंट अभी हमने क्या कहा था कि जिस टेम्परेचर में उसी सॉल्वेंट का लिक्विड स्टेट और उसका सॉलिड स्टेट दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए तो उसे हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, तो दैट इज योर द कर्व फॉर द सॉल्वेंट. नाउ वी मे टेक द कर्व फॉर द सॉल्यूशन. तो एज यू नो कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसी भी टेम्परेचर में सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा, इसलिए सॉल्यूशन की जो लाइन है इट विल लाई बिलो द लाइन ऑफ सॉल्वेंट. सो दिस इज द योर कर्व फॉर द सॉल्यूशन. तो अभी यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है. अब सॉल्यूशन जब फ्रीज होगा तो उसका जो सॉल्वेंट कंपोनेंट है वही सॉलिड में कन्वर्ट होगा. सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट तो पहले से ही सॉलिड है, तो सॉल्यूशन में जो लिक्विड कंपोनेंट है वही लिक्विड कंपोनेंट अब वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा. तो अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर. तो जिस टेम्परेचर में सॉल्वेंट हमारा फ्रीज हुआ था, तो उस टेम्परेचर में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और ये अपने सॉलिड के वेपर प्रेशर का यहाँ पर सॉलिड का वेपर प्रेशर ज़्यादा है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर में कम है. इसका मतलब कि सॉल्यूशन अब इस टेम्परेचर में फ्रीज नहीं होगा, तो हमें इसका वेपर प्रेशर और कम करना होगा, राइट. तो जब वेपर प्रेशर और कम होगा तो हमें टेम्परेचर भी कम करना होगा. तो टेम्परेचर जब हम कम करते गए और इसका वेपर प्रेशर भी कम होता गया, राइट. और जिस टेम्परेचर में इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर
और ये सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल हो गया, अब इस टेम्परेचर में सॉल्यूशन फ्रीज हो जाएगा। तो दिस इज योर कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। और अर्लियर हमने जो सॉल्वेंट के लिए ये टेम्परेचर डिफाइन किया था, इट वाज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पर भी ये जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, तो यहाँ पर क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इट इज योर मोर, वाइल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इट इज योर लेस। इसीलिए यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट जो कम हो गया, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का हमेशा कम होता है। तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ को हम डिफाइन कर सकते हैं टी एफ नॉट माइनस टी एफ, राइट, बिकॉज टी एफ नॉट इज लार्जर। नाउ फॉर a very small range of concentration, this fall in temperature it is your proportional to the decrease in vapor pressure, and decrease in vapor pressure is proportional to the mole fraction, and mole fraction is proportional to the molality of the solution. So we can say the change in temperature will be proportional to the molality of the solution. So now we can say here the delta TF equal to KF into M, where KF is called molar depression constant of the solvent, right. It is the property of the solvent KF, and M is the molality of the solution. So here the molar depression constant can be defined if we keep a 1 molar solution. तो 1 molar solution के लिए जो भी फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आएगा, दैट विल बी इट्स मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, नाउ वी मे आल्सो फाइंड आउट इट योर हाउ इट इज योर डिटरमिन इन द लेबोरेटरी। सो द वैल्यू ऑफ KF, दैट इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द सिमिलर फार्मूला MrTF नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। M again molar mass of the your it is not solute, it is molar mass of the solvent, because all are the property of the solvent, right. It is not solute, but you write here solvent, so that it will be your unit in kg per mole. तो यहाँ पर M है molar mass of the solvent in kg per mole, और R it is a gas constant, you know the value of the R 8.314 joule per mole per Kelvin. TF naught it is freezing point of the pure solvent, and delta H of fusion it is nothing but enthalpy of fusion of the solvent. Again here enthalpy of fusion, now it has been explained in your class first year thermodynamics chapter, but again here in a brief I am explaining the meaning of enthalpy of fusion. तो अगर हम किसी सॉल्वेंट का 1 मोल ले, तो इसके फ्रीजिंग पॉइंट पे जब ये सॉल्वेंट जो भी लिक्विड सॉल्वेंट है, जब वो अपने सॉलिड में कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा, तो कम्प्लीटली कन्वर्ट कैसे होगा सॉलिड में, जब ये एनर्जी रिलीज करेगा, राइट. सो दिस योर एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द लिक्विड फ्रीजेस आउट, राइट, फॉर 1 मोल ऑफ द लिक्विड. सो दैट मच energy is called the enthalpy of fusion. Okay, now the unit of the KF, it is your similar to the unit of the KB, that is your Kelvin kg per mole, right. Now related with this your depression in freezing point, here are the some practical example. In the cold countries now we may observe the temperature usually falls below 0 degree Celsius. तो हमारे ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में हम वाटर वहाँ पर यूज करते हैं, जिससे कि वो अपनी एनर्जी को बाहर रेडिएट कर सके, ठीक है. तो अब जब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा, तो उस रेडिएटर में जो हमने वाटर यूज किया है, नाउ द वाटर इज एक्सपेक्टेड टू फ्रीज, राइट, एट बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. और आइस, जब ये आइस में कन्वर्ट होगा वाटर फ्रीज होने के बाद में, तो एज यू नो द वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, सो दैट मे कॉज योर बर्स्टिंग ऑफ द रेडिएटर. तो इस बर्स्टिंग को अवॉइड करने के लिए हम वाटर में एक ऐसा सल्यूट मिक्स करते हैं, एंड दैट फॉर्म ए सॉल्यूशन, एंड दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड द एंटी फ्रीज सॉल्यूशन. मीन्स ये जो सॉल्यूशन है
अब इस जो भी हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस में अब ये सॉल्यूशन फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि जब हम उसमें सॉल्यूट मिक्स करेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन में एथिलीन ग्लाइकॉल और वाटर, तो इसको इस मिक्सचर को हम कूलेंट भी कहते हैं, इसको हम इक्वल प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम में लेंगे। तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था, अब हमने जब एथिलीन और वाटर का इक्वल वॉल्यूम में एक सॉल्यूशन बनाया तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है इट योर बिकम वेरी लेस, -36 डिग्री सेल्सियस, मीन्स up to this low temperature the water will not freeze, right? When the temperature is little larger than -36, तो तब तक ये लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। इट मीन्स नाउ आवर व्हीकल में रन वेरी इजीली। तो उसके अंदर का जो वाटर है जब तक इस टेम्परेचर से और कम नहीं होगा तब तक वो वाटर फ्रीज नहीं होगा। तो फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज नाउ द टेम्परेचर डज नॉट फॉल्स बिलो -36। हाँ, अगर उससे भी कम हो गया तो वी कैनॉट रन आवर व्हीकल, दैट्स द अदर थिंग। बट इन जनरल फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज द टेम्परेचर इट इज योर जनरली इट इज मोर देन -36 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस तरह से इसका एक और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, दैट इज़ द आइस एंड द कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर, इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर। सो दिस फ्रीजिंग मिक्सचर इट इज़ योर यूज्ड फॉर मेकिंग आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम को फ्रीज करने के लिए हमें टेम्परेचर बहुत कम चाहिए। इट शुड बी योर -15 और -20 डिग्री सेल्सियस। तो आइस तो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस में ही मेल्ट कर जाएगा, तो -15 टेम्परेचर तक लाने के लिए उसमें हम आइस उसमें अगर यूज करेंगे, अब वाटर हमारा ये 0 में या -5 में या -10 डिग्री सेल्सियस में भी मेल्ट नहीं करेगा, राइट। इट विल बिकम इन द सॉलिड स्टेट एंड इन दिस वे दैट विल हेल्प इन योर फ्रीजिंग ऑफ द आइसक्रीम। ओके, और इसी तरह से इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और भी है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, कि जिन कोल्ड कंट्रीज में स्नोफॉल होता है तो स्नो की एक मोटी सी लेयर वो रोड के ऊपर में जमा हो जाती है। तो ऐसे अब आइस जो स्नो जमा हो गया उसको फिर काट के निकालना इट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ये जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट उसमें हम स्प्रिंकल कर देंगे। तो अब क्या हो गया कि जो आइस 0 डिग्री सेल्सियस या -1 डिग्री सेल्सियस में सॉलिड स्टेट में था, अब वो सॉल्ट डालने के बाद में उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, बहुत कम। इसका मतलब कि -1 या -2 में अब वो लिक्विड बन जाएगा। सो आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग, और वो मेल्ट होके वाटर बनेगा एंड वाटर विल मूव अवे फ्रॉम द रोड एंड द रोड बिकम्स क्लीन। ओके, so based upon this the depression in freezing point, now we may try to solve some of the numerical problems here. So the first one, ethylene glycol, इसका molar mass given 62 gram per mole, is a common automobile antifreeze. It is just given your some suppose extra knowledge for you people, what the meaning of antifreeze. Now you are required to calculate the freezing point of a solution that contains 12.4 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, और ये KF ऑफ वाटर इज गिवन 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो यहाँ पर ये सब नोन डाटा है। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट 62 ग्राम पर मोल, मास ऑफ द सॉल्यूट 12.4 ग्राम, मास ऑफ द सॉल्वेंट 100 ग्राम, और ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF 1.86 केल्विन kg पर मोल। So we know the relation delta TF equal to KF into M. So KF और मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है और ये है मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इन kg। सो KF नंबर ऑफ मोल को फिर हमने ब्रेक किया, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये WA। अब यहाँ पर सभी पैरामीटर्स की ये वैल्यू हमने पुट कर दी।
यहाँ पे WA को लेना है kg में, जबकि WA हमें ये ग्राम में दिया है, तो यहाँ पर ये 100/1000 कर दिया जिससे ये kg में आ जाए। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आ गई 3.72 केल्विन। तो ये वैल्यू क्या है? इट इज़ फॉल इन टेम्परेचर, राइट। तो व्हाट इज योर द फॉल इन टेम्परेचर? डेल्टा TF, इट इज़ योर TF नॉट माइनस TF, ओके, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज मोर वाइल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस। तो हमें यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TF कैलकुलेट करना है। तो TF इक्वल टू हो जाएगा TF नॉट माइनस डेल्टा TF, राइट। और TF नॉट की जो वाटर का TF नॉट, इट इज यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट इट इज ए कांस्टेंट एंड यू मस्ट नो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 273 केल्विन। और डेल्टा TF, इट इज what we have calculated above 3.72, so that comes out freezing point of the solution as 269.28 Kelvin. Now come to the next problem here. When 2.56 gram of sulfur is dissolved in 100 gram of carbon disulfide, the freezing point of the solution gets lowered by 0.383 Kelvin. It means delta TF value is directly given. So we are required to calculate the formula of the sulfur. तो हमें सल्फर का फार्मूला फाइंड आउट करना है, और ये KF दिया है, सल्फर का एटॉमिक मास दिया है 32. इट मीन्स फार्मूला मीन्स हियर व्हाट इज द योर, जैसे ऑक्सीजन का फार्मूला क्या है? O2 नॉट O. O इज द ऑक्सीजन एटम, बट ऑक्सीजन एज ए सब्सटेंस इट इज योर O2. तो ऐसे यहाँ पर भी सल्फर एज एन एटम, उसका एटॉमिक मास है 32, लेकिन सल्फर के एक मॉलिक्यूल में कुछ नंबर ऑफ सल्फर एटम्स हैं, वही हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो ये सब नोन डाटा है। मास ऑफ दिस सल्यूट, ये डेल्टा TF की वैल्यू, ये KF की वैल्यू, और ये है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो पहले हमने डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, और M को ब्रेक किया, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, फिर नंबर ऑफ मोल को फर्दर ब्रेक किया, मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय द मोलर मास ऑफ सल्यूट। तो यहाँ से हमने मोलर मास ऑफ सल्यूट के फॉर्म में एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दिया। तो MB इक्वल टू आ गया KF WB डिवाइड बाई डेल्टा TF इंटू WA। अब इनकी वैल्यू पुट कर दी, KF की ये वैल्यू, ये WB की वैल्यू, ये डेल्टा TF की वैल्यू, और ये WA की वैल्यू इन kg, तो 100/1000। तो ये वैल्यू आ गई 256 ग्राम पर मोल। तो ये क्या आया? मोलर मास ऑफ द सल्यूट। तो सल्यूट के एक मॉलिक्यूल का ये मास आ गया। तो हम एज्यूम कर लिया हमने कि सल्फ़र का जो मॉलिकुलर फार्मूला है लेट इट बी SX, कि उसके एक मॉलिक्यूल में सल्फ़र के मान लो X नंबर ऑफ एटम है। तो हमें पहले यही X की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो व्हाट विल बी इट्स योर द मोलर मास? सो इट विल बी X इंटू 32, राइट, क्योंकि सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 और X नंबर ऑफ इसमें एटम है, और इस सल्फ़र का मॉलिक्यूल का मोलर मास हमने ऊपर में कैलकुलेट किया 256, सो इट शुड बी 256। तो यहाँ से X को हमने कैलकुलेट किया, दैट कम्स आउट टू बी 8। इसका मीनिंग कि सल्फ़र के एक मॉलिक्यूल में 8 नंबर ऑफ सल्फ़र एटम हैं। तो इसका मॉलिकुलर फार्मूला हो जाएगा S8, ओके। सो थैंक यू फॉर द टुडेज़ क्लास।